नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाता कौन है, मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इनके वेतन के संबंध में क्या प्रावधान है, सैलरी क्या है, किस प्रकार निर्धारित की जाती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और हम उनके बारे में बात कर लेंगे, जैसे मुख्य न्यायाधीश, उनका पद रिक्त हो जाता है तो किस प्रकार मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और उसके बाद यदि गणपूर्ति नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें किस प्रकार से हमारे न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और उसके बाद यदि कोई भी रिटायर्ड हमारे न्यायाधीश हो चुके हैं उनको वापस से सुप्रीम कोर्ट में ही क्या करना है, नियुक्त करना है, तो उनके संबंध में क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में उनके लिए प्रावधान किया गया है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो करते हैं अपने पॉइंट की शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत। शपथ क्या है, कौन दिलाता है, उसके बारे में। लास्ट में अपॉइंटमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, नियुक्ति के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से नियुक्ति होती है। तो लास्ट में कॉलेजियम व्यवस्था ही क्या कर दी गई, स्थापित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट उसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या होंगे, उस कॉलेजियम में सदस्य होंगे। और ये बात आप लोग याद रखना, 2015 को 99वां संविधान संशोधन 2015 को 99वां संविधान संशोधन JS खेहर की पीठ ने आधारभूत संरचना के खिलाफ बताकर इसको समाप्त कर दिया है, कर दिया है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो कम्प्लीटली पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, और एकमात्र 99वां संविधान संशोधन है जिसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और किस से संबंधित था, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होनी है उससे संबंधित था। इसमें NJAC को भी पूरा समाप्त कर दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो MN वेंकट चलैया आयोग बना था 2002 में, उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग बात कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, और यदि मैंने वहाँ पर लास्ट वीडियो में आपके लिए नहीं लिखवाई है ये लाइन तो आप लोग वहाँ पर लिख लेना उसके बाद, और फिर आप लोग शपथ ओथ का प्रावधान करना। अब हम बात करते हैं शपथ की। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं शपथ या फिर ओथ। इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 124 124 का 6 सेक्शन है, वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है संविधान में। इसमें लिखा है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ
भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है, और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। तो लिखते हैं उसको। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये बात आप लोग याद रखना। जबकि अन्य न्यायाधीशों को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये आप याद रखना, और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। एक लाइन और अच्छे से बहुत मोस्ट है, ये याद रखना आप लोग। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वारंट या फिर अधिपत्र या वारंट जारी किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो उसके संबंध में क्या जारी किया जाता है, तो वारंट जारी किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना। व्यक्ति विशेष के लिए होता है वारंट या फिर अधिपत्र हम जिसको बोलते हैं। तो ये प्रावधान ओथ या फिर शपथ से संबंधित था। अब हम लोग बात करते हैं इनके वेतन से संबंधित क्या प्रावधान है, इनकी सैलरी का। तो ये बात आप लोग याद रखना। इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारित वेतन का मतलब क्या है? भारित वेतन का मतलब ये होता है कि यदि संचित निधि पर भारित वेतन है तो उस वेतन को निर्धारित करते समय संसद में केवल और केवल बहस होती है, वोटिंग नहीं होती है। ये बात मैं पहले भी आपके लिए बता चुका हूँ और अब भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भारत की संचित निधि पर वेतन भारित होता है उस पर केवल और केवल बहस होती है, वोटिंग नहीं होती है उस वेतन को निर्धारित करते समय। तो भारत के जो न्यायाधीश होते हैं उन सभी का वेतन किस पर निर्धारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का, जबकि भारत में जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, जबकि वेतन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। ये बात आप लोग याद रखना।
और इनके पद पर रहते हुए इनके वेतन में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। वेतन में हानिकारक परिवर्तन का मतलब क्या है? इनके वेतन को घटाया नहीं जाएगा, इनके वेतन में परिवर्तन, कमी नहीं की जाएगी, बढ़ाया जा सकता है। पद पर रहते हुए किसी भी न्यायाधीश के वेतन में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, ये भी आप लोग याद रखना। तो आर्टिकल 125 में इनकी सैलरी का प्रावधान है, इनके वेतन का प्रावधान है, वेतन। और आर्टिकल नंबर कहाँ पर प्रावधान है? 125 125 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनके वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। निर्धारित कौन करती है? संसद निर्धारित करती है। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका, फिर उसके बाद मैं अगले पॉइंट इनके बारे में लिखता हूँ। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो वेतन आर्टिकल 125, उसके बाद याद रखना आप लोग, पद पर रहते हुए किसी भी न्यायाधीश के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। हानिकारक का मतलब है कमी नहीं की जाएगी। वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना कि पद पर रहते हुए इनके वेतन में कमी नहीं की जाएगी। और उसके बाद इनके बारे में शर्तें क्या दी गई हैं। यदि इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है तो ये क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में भी आप लोग याद रखना। सेवानिवृत्ति के बाद क्या नहीं कर सकते? सेवानिवृत्ति के बाद शर्तें, यानी इनकी शर्त क्या दी गई हैं। जो हमारे पास सेवानिवृत्ति इनकी हो जाती है, ये क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उनके बाद इनके बारे में क्या शर्त है, उसको भी आप लोग याद रखना। पहली शर्त तो ये है, किसी भी जो भी राज्य सरकार है उसके अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। और उसके बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, वकील के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। ये बात आप लोग याद रखना। पहली कंडीशन है, किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते।
और उसके बाद दूसरी कंडीशन है, किसी भी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते, अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखना कि जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो उच्च न्यायालय में वकील के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की, किस प्रकार से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और कब कब बनाए जा सकते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनाए जा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रावधान की हम लोग बात करें तो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 126 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 126 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति के साथ जो परामर्श करके राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो गया है तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उसके साथ परामर्श करके किसी भी राष्ट्रपति किसी भी जो न्यायाधीश हैं अन्य हैं उनको क्या बना सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति किसी भी जो हमारे अन्य न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। ये प्रावधान कहाँ पर है, आर्टिकल 126 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त किया जा सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना, आर्टिकल 126 में प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। बना सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखना।
आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया है, उसके संबंध में राष्ट्रपति किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं 127 आर्टिकल 127 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 127 में प्रावधान है तदर्थ न्यायाधीशों का या फिर एडहोक जज जिनको हम लोग बोलते हैं। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है यदि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति का मतलब होता है कि जितनी निर्धारित संख्या सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए न्यायाधीशों की उतनी नहीं है, तो राष्ट्रपति के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस परामर्श करके किसी भी हाई कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति का एक प्रावधान होता है। यदि गणपूर्ति नहीं है, संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके ऐसे न्यायाधीशों को न्यायाधीश बना सकते हैं जो हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की योग्यता वह पूरी करते हैं। तो उनके संबंध में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस आपस में परामर्श करके किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वहाँ पर न्यायाधीश बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये प्रावधान है आर्टिकल 127 में, जिनको हम बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश या फिर एडहोक जज। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, मैं लिखता हूँ उसको, आर्टिकल 127। क्या प्रावधान है यहाँ पर, तदर्थ न्यायाधीश या फिर इनको बोलते हैं एडहोक जज। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की
योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, ये प्रावधान है। गणपूर्ति का मतलब होता है एक संख्या होती है। जैसे हम लोग संसद की बात करें तो संसद में गणपूर्ति की जो होती है उसको बोलते हैं टोटल जितनी सीट हैं उनका 1/10। 1/10 का मतलब है गणपूर्ति कहते किसको हैं, ये बात आप लोग यहाँ पर देख लो। जैसे हम लोग बात करें संसद में कितनी टोटल सीट हैं, 545, 552 टोटल हैं, पर वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 545। अब यदि संसद की कार्यवाही चलानी है तो उसको हम लोग बोलते हैं गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए। तो गणपूर्ति का मतलब होता है इन टोटल का 1/10 सदस्य संसद की कार्यवाही में उपस्थित होने चाहिए तो ही संसद की कार्यवाही चल सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति का प्रावधान होगा तो वहाँ पर ये प्रावधान है कि गणपूर्ति की संख्या निर्धारित नहीं है तो वहाँ पर न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। ऐसे न्यायाधीशों को न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका। फिर हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में। अब हम फिर उसके बाद बात करते हैं कि कोई रिटायर्ड जज हैं उनको वापस से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है तो उनके संबंध में क्या प्रावधान है और कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और आप लोग इसको शेयर किया करो ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। इतना सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते। जब एक बार पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं तो आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ। लाइक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी पढ़ाई आपको करनी है, ये आपके लिए शर्त भी है और आपको करनी भी है पढ़ाई। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं जो न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको वापस से पुनर्नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट में। सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति यानी किस प्रकार से वापस से क्या कर सकते हैं, इनको बनाया जा सकता है न्यायाधीश। तो ये बात आप लोग याद रखना। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित न होने के कारण, यानी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो उसके संबंध में वापस जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को
न्यायाधीशों को वापस उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना कि रिटायर्ड जज हो चुके हैं और वापस में सुप्रीम कोर्ट में संख्या निश्चित नहीं है, तो रिटायर्ड जजों को वापस से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है, जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके ऐसा कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 129 129 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। ये बात आप लोग लिख लेना कहीं पर, यहाँ पर लिख लो आप लोग आर्टिकल 128 29 नहीं 128 128 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। 129 में तो प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसकी भी हम लोग बात करेंगे, क्या है अभिलेख न्यायालय, किस प्रकार का प्रावधान है, सबकी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि कैसे किस प्रकार हमारे न्यायाधीश कौन कौन बन सकता है, रिटायर्ड हो तो क्या हो, पहला किस प्रकार बन सकते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उन सभी की हमने बात यहाँ पर कर ली है। अब हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य होता है वो किस भाषा में होता है, उसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये सवाल पूछा हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, पूछा हुआ था ये सवाल कि जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है उसकी भाषा क्या होगी, इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 348 348 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 348, वहाँ सिर्फ आर्टिकल ही पूछा था कि आर्टिकल किस आर्टिकल में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी। तो ये बात आप लोग याद रखना। आर्टिकल 348 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और सभी कार्य अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। आर्टिकल 348 में इसमें प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी, अंग्रेजी भाषा में होती हैं। ये बात आप लोग याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है उसमें किस प्रकार में कार्य होता है, तो इंग्लिश में होता है। और ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 348 में प्रावधान ये देखने के लिए मिलता है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। और पूछा हुआ भी सवाल है ये आर्टिकल 348, ये बात आप लोग याद रखना। अब एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात की पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये बात संविधान में कहीं लिखी हुई है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ये बात क्या संविधान में लिखी हुई है या फिर नहीं। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ये बात लिखी हुई है। और आर्टिकल 130 में प्रावधान किया गया है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है और इसकी खंडपीठ कहीं अलग निर्धारित करनी है या स्थापित करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अन्य जगह पर भी इसकी खंडपीठ
बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर मैं आपको उसके लिए लिख देता हूँ उसको। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका पॉइंट छूट जाए। तो आप लोग अच्छे से इसके नोट्स भी बनाना, बाकी पढ़ाई आप लोग बढ़िया से करना है, और ताकि हमारे साथ भी और भी स्टूडेंट जुड़ें तो आप लोग इसको शेयर भी किया करो, है ना। देखो इधर पढ़ाई आपको करनी है, ये बात आप लोग बिल्कुल मत भूल जाना। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 130 में क्या प्रावधान है, तो वही जो मैंने आपके लिए कहा है वही प्रावधान है। आर्टिकल 130 में प्रावधान किया गया है, भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसकी खंडपीठ राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ये बात संविधान में लिखी हुई है या फिर नहीं? तो बिल्कुल लिखी हुई है। और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? आर्टिकल 130 में इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर करना। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और पढ़ाई आप लोग करते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करिए, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, और कमेंट्स आप लोग हमेशा किया करो। थैंक यू।